नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की बातचीत की शुरुआत मैं चिली की मशहूर कवयित्री गैब्रिएला मिस्ट्रेल की एक बहुत ही दमदार लाइन से करना चाहता हूँ। दुनिया की हर चीज तब तक इंतजार कर सकती है सिवाय बच्चों के। बहुत गहरी बात है। बच्चों का बचपन, उनका भविष्य, उनके अधिकार, ये ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें टाला जा सके। और आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की तह तक जाएंगे जो सीधे सीधे बच्चों के भविष्य और अधिकारों पर एक क्रूर हमला है। भारत में बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिहाज से, और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल द हिंदू में छपे एक लेख पर आधारित है। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं देखेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं जिसने इस चर्चा को जन्म दिया है। एक तरफ हमारे पास बच्चों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी, दर्जनों कानून और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं जी। और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत है। 2018 से 2022 के बीच बाल तस्करी के मामलों में सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 4.8% थी। 4.8%। इसे दूसरे तरीके से सोचें तो 100 में से 95 से ज्यादा अपराधी कानून की पकड़ से छूट जाते हैं। 95 से ज्यादा। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की कहानी कहता है। यही वो खाई है, कानून की किताबों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई। आज हम इसी खाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम बाल तस्करी कहते हैं तो इसका कानूनी मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बच्चों को किडनैप करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे अपहरण से जोड़ के देखते हैं, लेकिन इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2000 का पलेर्मो प्रोटोकॉल इसकी एक साफ तस्वीर देता है। अच्छा। वो कहता है कि शोषण के मकसद से किसी बच्चे की भर्ती करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, छुपाना या किसी और को सौंपना, ये सब तस्करी है। और हमारे देश का कानून इसे कैसे देखता है? हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 अपनी धारा 143 में इसे और भी गहराई से समझाता है। ये कहता है कि तस्करी सिर्फ क्या किया गया इस पर नहीं, बल्कि कैसे किया गया इस पर भी निर्भर करती है। कैसे किया गया मतलब ये कि अगर किसी बच्चे को शोषण के लिए ले जाया गया है और ऐसा करने के लिए इनमें से कोई भी तरीका अपनाया गया हो, जैसे कि धमकी देना, जबरदस्ती करना, अपहरण, धोखा देना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना या किसी तरह का लालच देना। एक मिनट, यहाँ धोखा और लालच वाले शब्द बहुत जरूरी लग रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से भी किसी के साथ, मान लीजिए अच्छी नौकरी के वादे पर चली जाए, तो भी ये तस्करी मानी जाएगी? बिल्कुल। यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों के मामले में उनकी सहमति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि माना जाता है कि वो इतने परिपक्व नहीं होते कि अपने भले बुरे का फैसला कर सकें। अच्छा। अगर उन्हें धोखे से या लालच देकर ले जाया गया है तो ये साफ साफ तस्करी है। और यहाँ शोषण शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ यौन शोषण तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में शोषण का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें जिस्म फरोशी या किसी भी तरह का यौन शोषण तो है ही, साथ ही किसी से गुलामी करवाना, भीख मंगवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना या यहाँ तक कि किसी के अंग निकलवाना भी शोषण के तहत आता है। बाप रे। ये हर वो काम है जो बच्चे की गरिमा और आज़ादी को छीनता है। तो अपराध की परिभाषा तो बेहद साफ और मजबूत है। अब सवाल उठता है कि इस अपराध से लड़ने के लिए हमारा सिस्टम, हमारा संविधान हमें क्या हथियार देता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी नींव बहुत मजबूत रखी थी। अनुच्छेद 23 वो सीधे सीधे इंसानों की खरीद फरोख्त, भीख मंगवाने और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। ये दोनों बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और राज्य की भी तो कुछ जिम्मेदारी तय की गई है। हाँ, अनुच्छेद 39 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चों का विकास सही ढंग से हो, उन्हें आज़ादी और सम्मान मिले और उन्हें शोषण से बचाया जाए। तो संविधान एक मजबूत इरादा जाहिर करता है। तो संविधान एक मजबूत नींव रखता है। लेकिन रोजमर्रा के मामलों में तो पुलिस और अदालतों को ठोस कानूनों की जरूरत पड़ती होगी।
वो कौन से कानून हैं जो इस लड़ाई में हमारे मुख्य हथियार हैं, अबालिगों की खरीद फरोख्त पर सख्त सजा देती हैं? ठीक है, ये तो अपराध की परिभाषा हो गई। दूसरा हिस्सा है वो कानून जो खास तरह के शोषण से लड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है पॉक्सो एक्ट 2012, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। और तीसरा हिस्सा है वो कानून जो बचाए गए बच्चों की देखभाल और उनके पुनर्वास पर ध्यान देते हैं, जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2015। आपने पॉक्सो का जिक्र किया, जिसे अक्सर एक गेम चेंजर कानून कहा जाता है। ऐसा क्या खास है इस कानून में जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? पॉक्सो की कई खासियतें हैं। एक, ये यौन हमले, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को बहुत साफ साफ परिभाषित करता है। दो, इसमें सजा बहुत सख्त है, कुछ मामलों में उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक। अच्छा। और तीन, ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर सुरक्षा देता है। और शायद इसकी प्रक्रिया भी कुछ अलग है। हाँ, इसमें बच्चे को केंद्र में रखा गया है। मतलब बयान दर्ज करने से लेकर सुनवाई तक हर कदम पर बच्चे को एक सुरक्षित और संवेदनशील माहौल देने की कोशिश की जाती है। मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए पूरे भारत में लगभग 400 फास्ट ट्रैक अदालतें भी काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पीओएसओ तो यौन शोषण के लिए है, पर तस्करी तो बंधुआ मजदूरी, भीख मंगवाने या घरेलू काम के लिए भी होती है। सही सवाल है। तो क्या पीओएसओ हर तस्करी के मामले में एक कारगर हथियार है या इसकी अपनी सीमाएं हैं? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। यही वो कानूनी पेचीदगी है जहां मामला फंसता है। पीओएसओ एक बेहद मजबूत कानून है, लेकिन सिर्फ यौन शोषण के मामलों में। अच्छा। अगर किसी बच्चे को तस्करी करके किसी ढाबे पर मजदूरी करने के लिए लाया गया है, तो उस पर पॉक्सो नहीं लगेगा। उसके लिए हमें बीएनएस या बंधुआ मजदूरी से जुड़े दूसरे कानूनों का सहारा लेना होगा, जो शायद उतने सख्त ना हो। और यहीं पर अपराधी बच निकलते हैं। बिल्कुल, यहीं पर तस्करों के वकील कानूनी दांव पेच का फायदा उठा लेते हैं। तो हमारे पास कानून तो हैं, लेकिन वे अलग अलग टुकड़ों में हैं। खैर, कानून अपनी जगह हैं, पर उन्हें लागू तो अदालतें करती हैं। हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहा है? न्यायपालिका की भूमिका इस लड़ाई में बहुत सक्रिय और मजबूत रही है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसले दिए हैं। जैसे 1990 के विशाल जीत बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने कहा था कि तस्करी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक आर्थिक समस्या है और इससे सजा से ज्यादा रोकथाम और मानवीय नजरिए से निपटना होगा। और फिर खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को लेकर भी एक बड़ा फैसला आया था। हाँ, 1996 का MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। इसमें कोर्ट ने खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए बहुत साफ दिशा निर्देश जारी किए थे। और हाल के सालों में 2011 का बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ का मामला मील का पत्थर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कानून जमीन पर ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों को बचाने से लेकर उनके पुनर्वास तक के लिए एक पूरी गाइडलाइन ही जारी कर दी। तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका बार बार सिस्टम को धक्का दे रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। बिल्कुल, ये केस स्टडीज दिखाती हैं कि न्यायपालिका ने इस मुद्दे की गंभीरता को हमेशा समझा है। असल में जब सुप्रीम कोर्ट को खुद गाइडलाइंस बनानी पड़े, तो ये इस बात का संकेत है कि बाकी सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और यही हमें हमारे उस बड़े सवाल पर वापस ले आता है। इतने मजबूत कानून, संवैधानिक सुरक्षा और अदालतों की सक्रियता के बावजूद अगर 100 में से सिर्फ 5 से भी कम मुजरिमों को सजा हो रही है, तो गड़बड़ कहाँ है? ये सिस्टम टूट कहाँ रहा है? इस सवाल का जवाब किसी एक जगह नहीं है। ये कई स्तरों पर हो रही एक सिलसिलेवार नाकामी है। सबसे पहले तो हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। तस्करी एक लक्षण है, बीमारी नहीं। अच्छा। बीमारी है हमारे समाज में मौजूद गहरी गरीबी, बेरोजगारी और अवसरों की कमी। मतलब ये एक तरह का डिमांड टू सप्लाई का खेल है। एक तरह से हाँ। तस्कर कोई अनजान दुश्मन बनकर नहीं आते। वो अक्सर किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले या नौकरी दिलाने वाले एजेंट के भेष में आते हैं। वो उस परिवार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं जिसके पास अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं है। वो एक झूठा सपना बेचते हैं और मायूस माँ बाप उस सपने को खरीद लेते हैं। यही वो सप्लाई चेन है जो कभी टूटती नहीं।
और आज के डिजिटल युग ने तो तस्करों का काम और भी आसान कर दिया होगा। की भी जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर मॉडलिंग या डांस कंपटीशन या शहर में अच्छी नौकरी के झूठे विज्ञापन डालकर वो आसानी से बच्चों और किशोरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो हुए सामाजिक आर्थिक कारण, लेकिन जब कोई मामला पुलिस तक पहुंच जाता है तब क्या होता है? वो 4.8% का आंकड़ा तो पुलिस और कोर्ट की नाकामी की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, यहाँ पर व्यवस्था के कमजोरियां खुलकर सामने आती हैं। पहली कमी है जांच के स्तर पर। तस्करी के मामलों की जांच बहुत जटिल होती है। पुलिस अक्सर ओवरवर्क्ड होती है और उनके पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो तस्करी के नेटवर्क की तह तक जा सकें। तो वो क्या करते हैं? तो वो आसान रास्ता अपनाते हैं। तस्करी की सख्त धाराओं की जगह अपहरण या गुमशुदगी जैसी हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लेते हैं, जिन्हें साबित करना आसान होता है। यहीं से केस कमजोर होना शुरू हो जाता है। और अदालतों में क्या होता? गवाह। इन मामलों में सबसे बड़ा गवाह वो बच्चा खुद होता है जो पीड़ित है। वो पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ और ट्रॉमेटाइज्ड होता है। तस्करों की तरफ से उस पर और उसके परिवार पर दबाव डाला जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो वो बयान बदल देते हैं। कई बार वो अपने बयान से मुकर जाते हैं और जैसे ही मुख्य गवाह मुकरता है, केस ढह जाता है। और एक और पहलू जिसका जिक्र लेख में है, वो है राज्यों के बीच तालमेल की कमी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तस्करी एक संगठित अंतर्राज्यीय अपराध है। बच्चा बिहार से तस्करी करके दिल्ली लाया जाता है। अब दिल्ली पुलिस को सबूत जुटाने के लिए बिहार पुलिस के सहयोग की जरूरत है, जो मिलता नहीं है। ये तालमेल अक्सर बहुत ढीला होता है। फाइलों और इजाजतों में इतना वक्त लग जाता है कि अपराधी को बचने का पूरा मौका मिल जाता है। पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और यही बात इस संगठित अपराध से लड़ने में सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ गरीबी और मजबूरी बच्चों को इस जाल की तरफ धकेलती है और दूसरी तरफ एक कमजोर, धीमा और बटा हुआ सिस्टम अपराधियों को लगभग पूरी छूट दे देता है। सही कहा आपने। तो फिर रास्ता क्या है? आगे क्या किया जाना चाहिए? लेख 3 बहुत ही ठोस सुझाव देता है। पहला है अधिकारों का संरक्षण, मतलब समस्या की जड़ पर वार करो। सरकार को ये पक्का करना होगा कि बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हों। गांव-गांव में बाल कल्याण समितियां जैसी संस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि वो खतरे में पड़े बच्चों की पहचान कर सकें और उन्हें बचा सकें। दूसरा सुझाव यकीनन सजा से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा है कठोर कार्रवाई और अपराधियों में डर। जब तक तस्करों के मन में कानून का खौफ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। इसके लिए पुलिस की ट्रेनिंग, जांच के तरीकों में सुधार और सबसे जरूरी सजा की दर को बढ़ाना होगा। मतलब उस 4.8% को ऊपर ले जाना होगा। बहुत ऊपर। जब ये खबर फैलेगी कि तस्करी के जुर्म में सख्त और पक्की सजा होती है, तभी इसका एक निवारक असर होगा। 4.8% की दर से कोई डर पैदा नहीं होता। और तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत तालमेल। तस्करी को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानना होगा। इसके लिए केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाना होगा, जहां सूचनाएं तुरंत साझा हों, जॉइंट ऑपरेशन किए जा सकें। बिना इसके हम हमेशा तस्करों से एक कदम पीछे ही रहेंगे। तो आज की चर्चा का सार ये है कि भारत में बाल तस्करी से लड़ने के लिए कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि उन कानूनों को जमीन पर उतारने वाली व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियां हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ पुलिस और अदालतें नहीं जीत सकती। बिल्कुल नहीं। जब तक कि हम उन सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों को दूर नहीं करते जो इस अपराध को खाद पानी देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। कानून सख्त करना और पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक समाज के तौर पर उन वजहों को कैसे खत्म करें जो तस्करों के लिए एक तैयार सप्लाई चेन बनाती हैं? वो गरीबी, वो अफसरों की कमी, वो बिखरे हुए परिवार। क्या तस्करी के खिलाफ ये लड़ाई असल में एक ज्यादा बड़े सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि इस जरूरी मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए द डीप डाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।